Welcome all my dear online students. So in the previous session we have started our the most important concept of thermodynamics, that is गिब्स फ्री एनर्जी कि आखिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी ना, वो हम लोगों ने बात करी थी. देन वी हैव learned how to calculate the delta G for the phase change and chemical reactions, एंड सेकेंड पार्ट हम लोगों ने करा था स्टेट चेंज. अब उस बेसिस पे मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे. सपोज करो आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर फॉलोइंग. फर्स्ट आपको दिया हुआ है H2O लिक्विड 1 atm 373 केल्विन से H2O गैस 1 atm 373 केल्विन. ठीक है, कायदे से तो बार लिखना चाहिए हमें, बिकॉज आजकल जो स्टैंडर्ड यूनिट चल रही है प्रेशर की, दैट इज़ बार. बट ये ओल्ड क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो आप बार भी एज्यूम कर सकते हो. तो मान लीजिए अगर हमसे बोल रहा है इस प्रोसेस का डेल्टा जी निकालो, तो हमें सबसे पहले देखना है कि आपको लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, गैस में. दिस नोटेशंस आर एज सच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स ना इन नोटेशंस को ही फील नहीं कर पाता, बिकॉज राइट नाउ वी वांट टू डिसाइड वेदर अ गिवन प्रोसेस इज़ फिजिबल और नॉट अंडर गिवन कंडीशंस. अगर डेल जी नेगेटिव हो गया कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, दोनों प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, यहाँ पर भी प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल जी अगर आपका नेगेटिव हो गया देन वी विल से प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. डेल जी इक्वल टू 0 हुआ देन वी विल से कि आवर प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम, और डेल जी पॉजिटिव हुआ देन वी विल से कि आवर प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इट इज़ अ सिंपली फेज चेंज. H2O लिक्विड जा रहा है H2O गैस में, और किन कंडीशंस पे जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर. और राइट नाउ जो प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है वो है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. व्हाट इज़ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O लिक्विड? कितना होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O लिक्विड? इट इज़ 373 केल्विन. और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर. और इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ 1 atm, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. मतलब ये सिंपली एक फेस चेंज है जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हो रहा है. दैट मीन ये प्रोसेस अपने आप में कहाँ पर होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी. ये प्रोसेस अपने आप में कहाँ पर होगी, इक्विलिब्रियम ना. अब इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब आप सीधे सीधे बोल दोगे कि इस प्रोसेस का डेल्टा जी कितना है, 0. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है कि क्या कहना चाह रहा है. अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन का मैंने नया वर्जन कर दिया होता, H2O लिक्विड मैंने प्रेशर चेंज कर दिया 2 atm 373 केल्विन से H2O गैस 2 atm 373 केल्विन. अभी भी मैं H2O लिक्विड को फेस चेंज ही कर रहा हूँ, लिक्विड को गैस में बदलना है. बट राइट नाउ यू कैन सी कि हमने टेम्परेचर है तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, बट आपने 373 केल्विन जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें ध्यान रखना है कि वो तो 1 atm पर होता है. और राइट नाउ आपने प्रेशर को 1 atm न रख के 2 atm रखा है. ठीक है ना, तो आपसे इसीलिए मैंने बार बार बोला था जब हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करा था फॉर फेस चेंज, वहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस देके आपको समझाया था कि फेस चेंज मेल्टिंग या बॉइलिंग की बात करें अगर हम लोग, तो इट इज़ रिवर्सिबल ओनली एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट. जैसे ऊपर वाला नॉर्मल आपका बॉइलिंग पॉइंट था तो इसलिए वो रिवर्सिबल था, और रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ही होता है वो प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम पर हो, और इक्विलिब्रियम पर है इसलिए डेल्टा जी को आपने 0 बोल दिया. बट अब नीचे वाली प्रोसेस आपका है ना 2
एटीएम पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होने वाला नहीं है। हमें पता है कि प्रेशर बढ़ाने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो पक्का आपका, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ाने पर, ये मैंने फेज डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करा भी था और जस्ट मैं फिर से, क्योंकि ये अब कॉन्सेप्चुअली काफ़ी साउंड चीज़ें बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब 2 atm प्रेशर पर H2O लिक्विड जो है, ठीक है ना, वो गैस में कन्वर्ट होने वाला नहीं है अगर आपने टेम्परेचर 373 रखा तो। आपको टेम्परेचर को, क्योंकि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ चुका है, मतलब अगर हम थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लें तो आई विल से कि ये प्रोसेस पक्का किस तरह की होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले तो जस्ट मैं प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को चेक करने का एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये प्रोसेस पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका डेल्टा जी जो होना चाहिए था वो पॉजिटिव। कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आ रहा हूँ। पहले किस बेसिस पर मैंने बोल दिया कि ये प्रोसेस पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अगर आप P वर्सेस T डायग्राम, दैट इज़ फेज डायग्राम जिन्हें बोला जाता है, वाटर का ड्रॉ करोगे, जो मैंने आपसे बोला भी बेटा याद रखने के लिए, इट इज़ लाइक दिस। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट था आपका, ठीक है। ये सॉलिड फेस थी हमारा, ये लिक्विड फेस थी, ये गैस फेस थी, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम था, और इस रीजन में आपका लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम ओनली अलोंग दिस लाइन्स। सॉलिड लिक्विड केवल इस लाइन पर ही इक्विलिब्रियम पर होंगे बेटा, लिक्विड गैस केवल इसी कर्व के अलोंग इक्विलिब्रियम पर होंगे, और सॉलिड गैस केवल इसी कर्व के अलोंग इक्विलिब्रियम पर होंगे। अगर आपने इन लाइनों को, कर्व को छोड़कर आगे पीछे चले गए तो फिर आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होने वाला नहीं है, तब आप किसी एक फेस में रहोगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमें ये पता करना है कि क्या 2 atm 373 केल्विन पर H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। यही तो मीनिंग हुआ स्पॉन्टेनिटी को चेक करने का। फर्स्ट में हमने बोला कि 1 atm 373 केल्विन पर, क्योंकि अगर मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ आपका प्रूव करने की कोशिश करूं, मतलब समझाने की कोशिश करूं, ये मान लीजिए मेरा प्रेशर है 1 atm, ठीक है। 1 atm पर जब ये कर्व इस लाइन को, ये लाइन जब इस कर्व को कट कर रही है बेटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और ये ही आपका है कितने केल्विन, 373 केल्विन, ठीक है ना। ये है 373 केल्विन, ठीक। अब अगर आपने प्रेशर को, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, आप इस लाइन में ऊपर चले गए, और ये कर्व तो अभी आगे इस तरह से और एक्सटेंड होगा ही होगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप 2 atm पर हो तो 2 atm ऑब्वियसली एक atm से तो कहीं ऊपर ही होगा, तो ये रहा 2 atm, ठीक है। 1 atm 373 केल्विन पर आप देख लो, आप इस कर्व को कट कर रहे हो जहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों का इक्विलिब्रियम है, इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया कि फर्स्ट प्रोसेस का डेल्टा जी तो कितना हो गया, 0। बट अब आप इस पॉइंट पर हो, नाउ यू आर एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। और अगर आप इस पॉइंट पर हो तो इसका मतलब, ठीक है ना, टेम्परेचर तो 373 केल्विन है इस पॉइंट पर, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखूं तो दैट इज़ प्रेशर 2 atm है। तो आप किस रीजन में चल रहे हो बेटा, आप लिक्विड रीजन में चल रहे हो, मतलब इन कंडीशंस में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा है, इसलिए मैंने देखते से बोल दिया कि ये प्रोसेस पक्का क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रेशर 0.5 atm कर देता दोनों तरफ, तब आपसे पूछता कि इस प्रोसेस के डेल्टा जी का साइन क्या होगा, तो एटलीस्ट देखिए, वाटर तो एक वेल नोन सब्सटेंस है बेटा, बचपन से हम पीते आ रहे हैं, है ना। जब आप बिल्कुल छोटे थे तब सबसे ज़्यादा आपको पानी से ही मज़ा होता था, मम 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 करके हम लोग खूब चिल्लाते थे, पानी में पड़े रहते थे, मस्ती करते रहते थे, पीने में भी मज़ा आता था। तो पानी के बारे में तो आपको सब जानकारियाँ होना कंपलसरी है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और वो किन प्रेशर्स पर है। वाटर के लिए प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट तो घटता है, बट वाटर एक स्पेशल लिक्विड है क्योंकि इसके सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में वाटर में ड्यू टू ओपन केज स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्रेशर बढ़ाने पर कम होता है,
ठीक है, वो भी इस कर्व से जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो एटलीस्ट वाटर का अगर आपको फेज डायग्राम पता है बेटा, अब जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन वाटर के ऊपर ही दे, वो किसी नए लिक्विड के, किसी नए सब्सटेंस के ऊपर भी दे सकता है, बट अभी वाटर है तो यू कैन सी ये था उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पर है। बट जैसे ही आपने प्रेशर को कम करा, ये लाइन अभी आगे बढ़ेगी, यू कैन सी कि ये कर्व हल्का सा पीछे गया है, ये कर्व हल्का सा क्या है, पीछे गया है। और इस कर्व को अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ बेटा, ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं कट कर रहा है, और यहाँ पे कट करने का मतलब ये लाइन थोड़ी सी आगे गई है। अब इसको अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन से भी लिंक कराऊँ आपको, तो ये आपका डेल्टा टीबी है, याद है आपको डेल्टा टीबी का मतलब क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये है आपका डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ गया है। तो फेज डायग्राम की बात हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते हैं, फेज डायग्राम की बात हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस में भी करते हैं, फेज डायग्राम की बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी कर रहे हैं। इतनी जगह से बात करने पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये तो पता कर लिया कि पक्का अभी 2 ATM पर ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और 0.5 ATM करते ही वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट टास्क है कि कैलकुलेट कैसे करें। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो वो कर्व से भी दिख रहा है कि नाउ दिस इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वाली इक्विलिब्रियम पे थी, डेल्टा जी 0 लगा दिया, सेकेंड वाली आपकी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और एज सच हमें और कोई डाटा भी गिवन नहीं है, बस इतना ही है कि इसका डेल्टा जी निकालो। तो आपको इन्हें रिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, H2O लिक्विड 2 ATM 373 केल्विन को कन्वर्ट तो आपको H2O गैस 2 ATM 373 केल्विन करना तो यही है बेटा जो बोला है, ठीक है ना। अभी मैंने तो साइन तो बता दिया, बट उसका क्वेश्चन साइन का नहीं था। साइन तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि पहले आपको आइडिया रहे। अब आपको डेल्टा जी निकालना है, तो पहला काम आप करोगे, इसे H2O लिक्विड में ही रहने दो, है ना। स्टेट चेंज और फेस चेंज दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है बता आपको। अब उसके लिए 2-3 क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा भले आपको, बट अल्टीमेटली नया कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ये भी बता दूं बेटा, अभी तक तो आया नहीं है जेई में क्वेश्चन, बट एडवांस लेवल के लिए हमें पता सब जरूर होना चाहिए। H2O लिक्विड 1 ATM 373 केल्विन, ये है क्या आपका स्टेट चेंज हो गया। लिक्विड लिक्विड में ही रहा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने किसे चेंज कर दिया, प्रेशर को, ठीक है। अब आप इसे ले जाओ H2O गैस 1 ATM 373 केल्विन, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेट चेंज हुआ बेटा, ठीक है। ये हुआ कौन सा चेंज, फेस चेंज। फेस चेंज को हमेशा जो नॉर्मल आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर लेके आओ, रिवर्सिबल बनाओ। ये बन गया है क्योंकि अब ये वाला पार्ट ऑलरेडी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है आपका, ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक हो ही रहा है, और फिर आप इसे ले जाओ वापस स्टेट चेंज में। तो थर्ड पार्ट इज अगेन स्टेट चेंज। अब H2 स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, सब्सटेंस सेम रहेगा, एनी ऑफ द PVT में से, है ना, कोई भी 2 वेरिएबल चेंज होंगे। तो टेम्परेचर भले कांस्टेंट है, आपने प्रेशर को चेंज करा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगा ही होगा आपका, ठीक है। तो अब इन तीनों का कैसे निकालें, हमें तीनों का डेल्टा जी, इसका डेल्टा G1, इसका डेल्टा G2, इसका डेल्टा G3, तीनों को निकालना पड़ेगा। और डेल्टा जी टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, वो फिर तीनों का सम होता चले जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें डेल्टा G2 तो पहले से ही पता है कि इट इज़ इक्वल्स टू 0, वाई, क्योंकि यही तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो वो हमें पता है कि डेल्टा G3 2 जो है वो 0 है। अब डेल्टा G1 को निकालें। डेल्टा G1 लिक्विड अपना स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या अंडरस्टूड है कि जो भी काम आप कर रहे हो बेटा वो 1 मोल के लिए कर रहे हो, ठीक है, 1 मोल के लिए कर रहे हैं। तो अब जो लास्ट क्लास में इसलिए मैंने फॉर्मूले बता दिए थे, इफ़ यू रिमेंबर, फेस चेंज के लिए तो डेल जी हमने
केमिकल रिएक्शंस के लिए तो कर लिया था कैलकुलेट, बट स्टेट चेंज के लिए हमने डी जी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा था बी डी पी माइनस एस डी टी, और उसमें भी 2 अलग अलग केस करे थे, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर आप इसे देखोगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर। तो लिक्विड के लिए क्या फार्मूला था, लिक्विड और सॉलिड के लिए V इंटू P2 माइनस P1, V इंटू P2 माइनस P1। अब V कितना होगा, अगर आप 1 मोल ले रहे हो, जो अभी मैंने बोला, तो 1 मोल लेने का मतलब आपका जो मास हो गया वो कितना ग्राम हो गया, 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का मोलर मास होता है 18, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 ग्राम पर ml, मतलब आपके पास वाटर के 18 ml हैं, और इंटू 10⁻³ कर दूँ तो ये हो गया क्या, लीटर में, ठीक है ना। P2 माइनस P1 प्रेशर आपका P2 है ना, P2 का मतलब फाइनल प्रेशर होता है ना, तो फाइनल प्रेशर राइट नाउ 1 है, इनिशियल प्रेशर है 2, ठीक है। तो इस प्रोसेस का आपका डेल्टा जी जो है वो तो आ रहा है नेगेटिव, ये ATM लीटर में हुआ, और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू जूल तो एक्चुअली तो 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं 100 से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया केवल माइनस का 1.8 जूल पर मोल ना, माइनस का 1.8 जूल पर मोल, ठीक है। अब डेल्टा G2 तो हमने बोल ही दिया है 0 है। अब आ जाए बेटा डेल्टा G3। डेल्टा G3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से यू कैन सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, केवल आपका स्टेट चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, और बट अब सब्सटेंस है गैस। तो गैस के लिए हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, इट इज़ nRT ln ऑफ, है ना, P2 बाय P1। अब n आपका 1, R अगर आप जूल में चाहते हो तो 25/3, टेम्परेचर आपका 373 इंटू ln ऑफ ना P2 बाय P1। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी P2 बाय P1 लिखा है, यहाँ पर भी, हर जगह P2 का मतलब होता है फाइनल प्रेशर और P1 का मतलब है इनिशियल प्रेशर। अब इनिशियल प्रेशर तो है बेटा 1, फाइनल प्रेशर है 2। अब देख लो ये आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आ रहा है क्या, पॉजिटिव। क्यों, हमें अब रियल लाइफ से भी देखो, हमें पता ही है बेटा गैशियस स्टेट जो होती है स्टेबल होती है। यहाँ पर हर चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर गैस इस रीज़न में क्यों है, जब मैंने एंट्रोपी चेंज में फेस चेंज बताया था तब भी मैंने आपको बोला था गैशियस फेस स्टेबल होता है हमेशा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो हम लोग इस रीज़न में रखी इसलिए रहें ताकि हम वाई एक्सिस में तो काफ़ी नीचे हैं, मतलब वाई एक्सिस में नीचे हैं, और एक्स एक्सिस में काफ़ी आगे हैं। अब वाई एक्सिस में नीचे होने का मतलब ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर काफ़ी कम है, और टी एक्सिस पर आगे होने का मतलब आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो गैशियस स्टेट हमेशा स्टेबल होती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। यहाँ पर आप ना लिक्विड के लिए उल्टा होता है ना, लिक्विड आपको वैसे भी जब आप गैशियस स्टेट में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ते हो तो आपने पढ़ा ही होगा, गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर गैस आपका एक लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जा रहा है। अगर वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जा रहा है बेटा, तो उस फेस की स्टेबिलिटी पहले से कम हो रही है ना। वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि गैशियस फेस इज स्टेबल एट लो प्रेशर। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये प्रोसेस अपने आप होने वाली नहीं है, इस वजह से ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। लिक्विड एग्जिस्ट करता है रिलेटिवली हाई प्रेशर पर, तो लिक्विड का उल्टे आप प्रेशर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, इसलिए लिक्विड वाले का डेल्टा जी क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देख लो ln2 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। रफली मैं इसे डिवाइड करूँ, इट इज़ 124, ठीक है, और ln2 की वैल्यू होती है 0.7, तो 25 ना, 25 इंटू 125 इंटू 0.7, यू कैन सी काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी बेटा, ये छोटी वैल्यू तो नहीं है। 25 7 जा 175, तो 17.5 इंटू 125, और ये भी जूल पर मोल, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू है ना। अगर मैंने 125 का 10 टाइम्स भी लिया तो 1250
फिर उसका 3/4 पार्ट और लूँ, है ना। देखिए अब कैलकुलेशन भी अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं उन चीज़ों को भी समझाऊंगा कि बजाय ऐसे करने के मैंने सीधे क्या कर दिया, है ना। 125 का अगर मैं 20 टाइम्स कर दूं तो 20 टाइम्स होगा इसका सीधे सीधे 2500। अब 17.5 है बेटा, मतलब 2.5 टाइम्स, मतलब 1/4 कम हो जाएगा, और 125 का 1/4 मतलब 31, तो 25, सही कर रहा हूँ, सारी बात समझ में, ठीक है ना। तो 125 का 2.5 टाइम्स, दैट इज़ 10/4 टाइम्स, 1250 डिवाइडेड बाय 4, और 1250 डिवाइडेड बाय 4 मतलब लगभग 300, आपका 1200 होता तो 30 होता, और 50 है इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 13, तो 2500 में से आप अपना 313 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में तो बेटा रफ कैलकुलेशन करनी है ना, और वो आप माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे इट इज़ 2187 जूल पर। क्या करा मैंने, कैलकुलेशन आया समझ में, है ना। जब आप जेई का पेपर देने जा रहे हैं तो आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा बेटा, और ऑब्जेक्टिव पेपर में आप कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरह से बचा सकते हो। मैंने 20 टाइम्स ले लिया, और 20 टाइम्स सीधे सीधे 2500 हुआ, और फिर उसमें से उसका 2.5 वाला पार्ट माइनस करना था, मतलब उस 2.5 को भी मैंने, मतलब इनडायरेक्टली मैंने 17.5 को 20 माइनस 2.5 लिखा, 20 टाइम्स तो 2500 है, और बचा हुआ 2.5 टाइम्स, उसमें भी मैंने उसे 10/4 करा, और 10/4 करते हो आप, ठीक है ना। तो 1250/4 1200 होता, तो आपका आंसर सीधे 300 होता, थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे भी, क्योंकि हमारे पास, है ना, कैलकुलेशन वाले पार्ट की बात करें बेटा, तो जेई में फिजिक्स में कैलकुलेशन आती ही आती है बेटा। मैथमेटिक्स में ठीक है कैलकुलेशन वैसी नहीं आती, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट आपका जो जेई का है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बट फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आएगी, तो अगर आप उस पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो आपका काम काफ़ी आसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दो छोटे से इतने प्यारे एग्जाम्पल से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये जो हमने कल फॉर्मूले डिराइव करे थे, ठीक है ना, V इंटू P2 माइनस P1 और NRTL इन P2/P1, उनका यूज़ क्या है, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को कैसे पता करना है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कराऊँ, लिखूँगा तो नहीं बेटा, बट ओरली बोल रहा हूँ कि यहाँ अगर मैंने प्रेशर 0.5 ATM कर दिया होता, तो आपको दिख ही रहा है भैया, आपने प्रेशर को कम कर दिया है, मतलब आप हो तो 373 केल्विन पर, बट आप 1 ATM के नीचे कहीं इस पॉइंट पर आ जाओगे। इस पॉइंट पर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जबकि ऊपर वाले पॉइंट पर वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस थी, और वो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेट आपका नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब वो बड़ी आसानी से हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आप उस सेम काम करोगे बेटा, पहले 0.5 ATM से इसे 1 ATM पर ले जाओगे, फिर ये तो पार्ट सेम ही रहेगा, फिर इससे 1 से 0.5 पर ले जाओगे, तो अब उल्टा हो जाएगा, डेल्टा जी 1 फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और डेल्टा G3 वाला जो तो प्लस आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और नेट दोनों का सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब अपने आप मेरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब गिब्स का पावर ही ये बेटा, है ना, गिब्स साइंटिस्ट ने जो आपको ये नया फंक्शन दिया है उसका पावर ही ये है कि आप तुरंत केल डेल्टा जी के साइन से स्पॉन्टेनिटी को पता कर सकते हो, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें है ना, ठीक है। चलिए तो लास्ट एंड फाइनल पार्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, अब छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, और लास्ट और फाइनल पार्ट ये बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और थी, क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में बात करना, जो अभी तक हम लोगों ने बात नहीं करी है, वो गिब्स ही रिलेट करता है। तो हमारा अगला जो पैरामीटर है वो यही है, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है बेटा, सीधे सीधे डेल जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये भी बता दूं मैं साथ ही साथ आपको कि इसका भी डेरिवेशन है बेटा, बट अब मैं उसमें उतना टाइम एटलीस्ट आपका 40 नहीं करूँगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ जेई एडवांस आज की तारीख में सबसे ज़्यादा करवा रहा है ना। गिब्स एनर्जी के ओवरऑल देखो तो काफ़ी कम ही फार्मूले आए हैं बेटा अभी तक। एक आया था डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस यूनिवर्स,
ठीक है, जो काम के हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तुम्हें वो बता दूँ, ठीक है ना, जो जेई मेंस के लिए। दूसरा डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तीसरा आपका डेल जी बराबर डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये दोनों फार्मूले एज सच केवल एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक 3 फार्मूले आए थे और अब ये चौथा और लास्ट फार्मूला ये बस इतना सा है। बट गिब्स एनर्जी की फीलिंग ही न होने की वजह से स्टूडेंट के माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे इस फार्मूले का भी डेरिवेशन है, बट मैं कह रहा हूँ कि अननेसेसरली वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। ठीक है, सब टर्म्स का मीनिंग क्या बेटा, यहाँ पर डेल्टा जी का मतलब है आपका गिब्स एनर्जी चेंज, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, टाइम खोटी ना करें। गिब्स एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन का गिब्स एनर्जी चेंज। ठीक है, डेल्टा जी नॉट है गिब्स एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और बार बार मैं आपसे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन की बातें कर चुका हूँ कि टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बट अगर नहीं मेंशन है तो 298 केल्विन। ठीक है, और बाकी सब के लिए, गैस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार, सॉल्यूट के लिए उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, और सॉलिड और लिक्विड के लिए उनका प्योर फॉर्म एट 1 बार प्रेशर, है ना। आर आपका जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूजीसी। वैल्यू में केयरफुल रहना बेटा, क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस ये है कि आज तक स्टूडेंट, है ना, आर की वैल्यू में गड़बड़ करता ही। तो अगर जूल में हो तो 25/3 अगर डेल्टा जी जूल में हो, अदरवाइज 2 अगर डेल्टा जी कैलोरी में, क्योंकि आप एनर्जी से डील कर रहे हो। स्टूडेंट की एक गंदी आदत है, उसे जहाँ आर दिखता है वो हमेशा 0.082 ही रखता है। मैं हर जगह उन्हें स्ट्रेसफुली समझाता हूँ, बट वो अलग बात है बेटा, तब भी गड़बड़ तो करते ही हैं स्टूडेंट। अब आपको बचना है, टी आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम में टेम्परेचर आपको हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल वाला ही रखना है। केवल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ लिक्विड सॉल्यूशन में आता है, या हीट कैलकुलेशन में एम एस डेल्टा टी, सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी, इनमें आप किसी भी स्केल में रख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दोनों स्केल में सेम। ठीक है, और रहा बात क्यू, क्यू इज़ रिएक्शन क्वेश्चन। जेई 2015 में तो 2 क्वेश्चन उसने एडवांस में सीधे इसी फार्मूले के ऊपर पूछ लिए थे, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन। और इन जनरल भी ये फार्मूला बेटा बार बार यूज़ होता रहता है। ठीक है, अब रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, इससे थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। मान लीजिए आपकी रिएक्शन है कुछ ए गिव्स टू बी टाइप की, ठीक है ना, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, क्योंकि अब आप इक्विलिब्रियम पर आ रहे हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। इतनी तो उम्मीद करता हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सभी को आता होगा। अगर प्रेशर गिवन है तो केपी से चलना, और कंसंट्रेशन गिवन है तो केसी से चलना, इसलिए मैंने अभी के क्यू लिखा है। ठीक है, जो किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, एग्जैक्टली सेम वही एक्सप्रेशन आपका क्यू का भी होता है। तो एक्सप्रेशन वाइज दे बोथ आर सेम, ठीक है, एक्सप्रेशन वाइज दे बोथ आर सेम, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो बेटा, वहाँ मैंने पढ़ाया भी है, बट स्टिल 2 मिनट में फिर से रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न खूब ज़्यादा रहता है ना, वो भूल जाता है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि क्यू एक वेरिएबल है। सेकंड, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में, जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होगा ना, डायरेक्शन बताने वाला क्वेश्चन, तब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी, जबकि क्यू जो है आपको क्वेश्चन में खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, है ना, तभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और तीसरा, के इक्विलिब्रियम इज़ डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल आप इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन कर सकते हो, जबकि यहाँ बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एट एनी टाइम।
ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिकली। अब डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो डायरेक्शन पता करने का रूल है आपका, देखो बेसिकली दो नंबर है बेटा, है ना, मेरी लैंग्वेज में चलोगे आप, मान लीजिए ये इक्वल टू x है और q जो है इसकी वैल्यू कुछ गिवन होगी, मैंने एज्यूम कर ली वो x है, और q की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली लेट अस एज्यूम वो y है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो नंबर्स आपके पास है x और y, उनका कंपैरिजन करना है, कैसे करोगे कंपैरिजन? सिंपल सा रूल है बेटा, x और y अगर दो नंबर्स को कंपेयर करना है, देयर विल बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज़, पहली या तो x और y बराबर होंगे या दूसरी x और y बराबर नहीं होंगे, और अगर वो बराबर नहीं हुए तो दो पॉसिबिलिटी फिर से आ जाएंगी, या तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। तो ओवरऑल इन एंड ऑल टोटल देयर आर 3 केसेस, तो यहाँ पर भी वही 3 केस होंगे बेटा, या तो q छोटा होगा के इक्विलिब्रियम से, या फिर q इक्वल टू होगा के इक्विलिब्रियम, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी q जो होगा वो ग्रेटर देन होगा के इक्विलिब्रियम। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़। अगर q लेस देन के इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे आवर रिएक्शन विल बी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम हो गया तो वी विल से आवर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, एंड इफ q ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम हो गया तो वी विल से आवर रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये कंडीशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको काफ़ी बार जेईई में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम, चलो मैं आगे आ जाता हूँ, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल्स टू होती है कितनी, 0। और अगर डेल जी 0 हो गया तो, और साथ ही साथ क्यों किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम। क्यों होगा डेल्टा जी 0 बेटा, सामने क्वेश्चन करा है, बार बार बता चुका हूँ मैं आपको, और इनफैक्ट हम लोग, आप केमिकल रिएक्शंस की बात करो, आप सीधी सीधी बात है, इतना तो फील कर ही सकते हो ना बेटा। चेंज ऑफ स्टेट तो एक स्पेशल केस है बेटा, जो नॉर्मली कोई पढ़ाता ही नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा समझाना था स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में, ठीक है, इस वजह से मैंने पढ़ा दिया है उसे। बट अदरवाइज़ फेस चेंज और केमिकल रिएक्शंस तो कन्फर्मली आपको आना ही चाहिए। और अब ये केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें कैसे पता पड़ा ये केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आप साफ साफ देखो, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल डिफाइंड होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आप रिएक्शन पर आ गए हो, और रिएक्शन आपकी हमेशा किस कंडीशन पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो हमने एक फार्मूला लिखा था, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज़ माइनस ऑफ टी डेल्टा एस यूनिवर्स, याद है? तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस यूनिवर्स 0 होता है, इसलिए डेल्टा जी को भी 0 होना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होगा, और अभी हमने प्रूव करा है कि इक्विलिब्रियम पर क्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं, 0 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो शायद ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, चाहे लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो, थर्मोडायनेमिक्स तो अपने आप में हमें टाइम ही इतना लगा है बेटा, इसीलिए लगा है कि ये जान है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की जान है, माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसका यूज़ आपको पता नहीं कितने टॉपिक्स में करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। और शायद आपको फार्मूला तो एटलीस्ट याद जरूर होगा बेटा, है ना, बाकी भले आपको ज़्यादा डेप्थ में ना पता हो कि कहाँ से आया कैसे हुआ, फार्मूला सभी को याद होगा। और इस बेसिस पर अगर मैं वापस आ जाऊँ बेटा, तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, है ना, मैंने इस फॉर्मूले में आ रहा हूँ वापस, डेल्टा जी नॉट की जगह लिख दिया माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, प्लस सेकेंड टर्म तो है ही आपका आर टी एल एन ऑफ क्यू। तो आप इसे लिख सकते हो कि हम लोग हमारे डेल्टा जी का एक और नया फार्मूला बना सकते हैं, इट इज़ आर टी एल एन
RT तो कॉमन है बेटा, ln Q माइनस ln K इक्विलिब्रियम, और हमें पता है ln A माइनस ln B इज ln ऑफ A बाई बी, तो इट इज़ ln ऑफ Q अपॉन K इक्विलिब्रियम। ये फार्मूला भी अपने आप में एक अच्छा फार्मूला हो गया बेटा, ठीक है, जिसमें आप तीनों कंडीशंस देख सकते हो, ठीक है ना। क्या तीनों कंडीशन? फर्स्ट, अगर Q और K इक्विलिब्रियम बराबर हुआ तो आप बोलोगे कि डेल्टा जी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है। अगर Q छोटा हुआ K इक्विलिब्रियम से, तो Q छोटा होने का मतलब K इक्विलिब्रियम से क्या हो गया बेटा, Q बाय K इक्विलिब्रियम का रेशो लेस देन 1 हुआ, और अगर ये रेशो लेस देन 1 है तो पक्का आपका क्या होगा, ln लेस देन 1 विल बी नेगेटिव, तो आप बोलोगे डेल्टा जी क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, सेकंड में किस तरह की प्रोसेस है बेटा, स्पॉन्टेनियस, है ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी रिएक्शन लिखते हो, लाइक आपने A गिव्स टू बी रिएक्शन लिखी, ठीक है, तो हमारा काम बेटा, अगर ये रिएक्शन में लिख रहा हूँ तो मेरा काम पक्का फिक्स है कि इस रिएक्शन में A मेरे लिए रिएक्टेंट है और B जो है वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। तो हम लोग हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने का बेसिक पर्पस हमारा यही होता है, प्रोडक्ट बनाना। तो प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना है, रिएक्शन को जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसीलिए अगर Q लेस देन K इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली Q लेस देन K इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली आपकी रिएक्शन मूव कर रही होगी कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा जी देख लो आप नेगेटिव, है ना। यहाँ से तो हमने ये कंडीशन तो Q और K के कंपैरिजन से लिखी थी बेटा, अब इस चीज़ को मैं डेल्टा जी से प्रूव कर रहा हूँ कि Q लेस देन K इक्विलिब्रियम होते ही पक्का डेल्टा जी आपको नेगेटिव मिलेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि अगर Q ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम हो जाए, तो Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम का मतलब है अब Q बाय K इक्विलिब्रियम का रेशो 1 से बड़ा है, ln 1 से बड़ा पॉजिटिव होगा, डेल जी आपका हो गया पॉजिटिव, और तब आप बोलोगे कि ऐसी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि अभी मैंने बोला, ठीक है ना, आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है बेटा, स्टूडेंट के मन में डाउट आता है और आना भी चाहिए बेटा। सब्जेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर उसमें खुरापत करने का मन ज़रूर होता है कि यार ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई। ये डाउट आ सकता है कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन में तो बी भी ए में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, है ना, वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बेटा। आप रिवर्सिबल रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बट हम लोग तो चाहते हैं हमेशा क्या है, ए को बी में कन्वर्ट कराना, वो तो नेचर है रिएक्शन का रिवर्सिबल, इस वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जा रही है। उसको मैं अभी ग्राफिकली भी प्रूव कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है ना। तो आप हमेशा स्पॉन्टेनियस तो हमेशा तभी बोलोगे जब रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन में जा रही हो। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि ग्राफिकल टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में ये ग्राफ बने हुए हैं दोनों जो मैं बना रहा हूँ। एक ग्राफ है आपका G वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि आखिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना। और दूसरा ग्राफ है बेटा S वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, S वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरा ग्राफ ये है। गिब्स एनर्जी के केस में जो ग्राफ होता है बेटा, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, ठीक है, एंड ये ग्राफ कुछ आपका लाइक दिस, मतलब इक्विलिब्रियम पर G जो होता है अपनी मिनिमम वैल्यू पर होता है, एट इक्विलिब्रियम G अपनी लोएस्ट वैल्यू पर होता है। इस वजह से आपको थर्मोडायनिक्स से अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाए, कोई भी सिस्टम कभी भी अपनी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को लूज़ करना नहीं चाहता है ना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी रिएक्टेंट वगैरह बढ़ाया, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर मैं लिंक करूँ, थोड़ा सा भी आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते ही आपको पता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड। तो देख लो क्यों जा रही है फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए इसलिए बेटा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना।
अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है मतलब आपको आगे जाना है, और अगर आप आगे जा रहे हो तो जी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट मिला दिया तो प्रोडक्ट मिलाते ही हम बोलते हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन भागेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो भी साफ प्रूव हो रहा है ना। उल्टी जा रही है रिएक्शन, क्यों, क्योंकि अगर वो उल्टी गई तो जी वापस अपनी कौन सी वैल्यू पर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू पर, है ना। जी जो है अपनी वापस कौन सी वैल्यू पर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू पर। तो हर बार एट इक्विलिब्रियम जी अपनी लोएस्ट वैल्यू पर होता है, और इसी वजह से एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है, क्योंकि लोएस्ट गिब्स एनर्जी मतलब सिस्टम की मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जी जितना लो होगा बेटा, जी जितना कम होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स आपका, ठीक है ना, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। हर प्रोसेस बस यही काम कर रही है, एनर्जी को मिनिमाइज़ कराना चाहती है और एंट्रोपी को मैक्सिमाइज। अगर एंट्रोपी के टर्म्स में यही कर्व देखोगे आप, तो एंट्रोपी के टर्म्स में ये कर्व आपका कुछ इस तरह से होगा, रिएक्टेंट, ठीक है ना। नीचे ऊपर कहीं पर भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक में मैंने नीचे बनाया है प्रोडक्ट, एक में मैंने प्रोडक्ट ऊपर बना दिया। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंट्रोपी के टर्म्स में ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी जो होनी चाहिए वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होनी चाहिए। दिस इज इक्विलिब्रियम। अब ये कर्व जरूरी नहीं होता एक ही टाइप क्यों, ये 3 तरह के कर्व बनेंगे। किस तरह के 3 तरीके के कर्व, क्योंकि हमें पता है कि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 भी हो सकता है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। तो 3 कर्व होंगे, बट उसमें मैं टाइम खोटी नहीं करूँगा। 3 कर्व बना के इक्विलिब्रियम अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका कर्व का जो मिनिमा या मैक्सिमा आएगा, एग्जैक्टली आपके कर्व का जो मिनिमा या मैक्सिमा आएगा वो मिड पॉइंट पर ही आएगा, एग्जैक्टली दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है। के 1 से बड़ा है, के 1 से बड़ा का मतलब क्या हो गया बेटा, रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और अगर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो हमारा जो ग्राफ होगा, ठीक है ना, जो मिनिमम या मैक्सिमम आएगा वो आएगा टुवर्ड्स राइट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से मतलब इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं, दूसरे वर्ड्स में लिखने के लिए भले ऐसे लिख दिया है, जो मिड पॉइंट होगा बेटा उसके राइट में। जैसे अभी आपको है ना दोनों कर्व ऐसे ही दिख रहे हैं मेरे, हल्का सा मिड पॉइंट में राइट में। अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेटा वो उतना ज़्यादा राइट में जाता जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट की साइड आता जाएगा। अगर के 1 से बड़ा है मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, प्रोडक्ट में, तो जी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी या एस की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड आएगी, ठीक है ना। और अगर के 1 से छोटा है तो मिनिमा या जो मैक्सिमा आपको मिलेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ MP, है ना, मिड पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ठीक है, वो टुवर्ड्स ज़्यादा मोर रिएक्टेंट की तरह रहेगा। तो इसके ऊपर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए 3 ग्राफ्स भी बन सकते हैं, है ना। इस तरह के 3 ग्राफ होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हमने के लिए एक बनाया है, और ये छोटा सा टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से आप नोट डाउन करें, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम चाह रहे हैं कि बस, है ना, थ्योरी ख़त्म कर लें, क्योंकि जरा सी है और वो जरा सी थ्योरी, ठीक है। तो गिब्स की अगर फीलिंग आ गई तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि अब ये जो बस 4-5 फार्मूले हैं गिब्स के लिए, इन्हीं के ऊपर चल रहा है। अगली चीज़ है हमारा वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, ठीक है ना। अगेन आप बोलोगे सर सभी में आप इम्पोर्टेंट लिख जा रहे हो, तो लिखना ही पड़ेगा बेटा जो चीज़ें वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पार्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में तो करवा ही रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, और जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं बेटा, है ना, 3 जगह आता है। जेई में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ग्राफ जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ये 3 चैप्टर्स में यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आप फार्मूले की बात करोगे तो फार्मूला तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में भी यूज़ होगा,
आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज़ होगा। मतलब ओवरऑल जो अब मैं चीज़ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ वो 6 चैप्टर्स में आपका यूज़ होने वाले, ठीक है। आपने बोला कि डेल्टा जी नॉट का एक फार्मूला है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ठीक है, बोला आपने, एक फार्मूला ये है। और दूसरा फार्मूला अभी आपने बोला कि डेल्टा जी नॉट जो है वो माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में बोल चुके हैं बेटा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला तो आपके सामने बोर्ड पे अभी लिखा ही पड़ा है। तो इसका मतलब ये दोनों फार्मूले आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रहे हैं। फर्स्ट वाला तब देगा व्हेन यू नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, सॉरी सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला तब देगा व्हेन यू नो द एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। बट न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों से सेम आएगी, इसलिए अगर हम लोग भी दोनों को कंपेयर कर दें तो कंपेयर करते ही आई विल से माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। और इसको अब अगर मैं लिख दूँ बेटा एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि हम के इक्विलिब्रियम का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखना चाह रहे हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लें, के इक्विलिब्रियम ला रहा हूँ, डेल्टा एच नॉट नीचे माइनस आर टी और माइनस ऑफ टी डेल्टा एच नॉट नीचे माइनस आर टी, ठीक है। तो जिसे मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू, देखो इट विल बी डेल्टा एच नॉट बाय आर, सही है। ये टी कैंसिल होगा बेटा और माइनस माइनस हो गया प्लस आर, तो फर्स्ट टर्म बन गई डेल्टा एच नॉट बाय आर और माइनस बन गया या प्लस ही कर दो, चलो डेल्टा एच नॉट बाय आर मैंने अंदर ले लिया है माइनस इंटू 1/t। ये फॉर्मूला भी सिंपल सा दिख रहा है बट इसका यूज़ इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसलिए ऊपर ही लिख दिया है। और इस वजह से इनफैक्ट इसी साल जेई मेंस में, ठीक है ना, ये कर्व आपका पूछा गया है, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का कर्व कैसे होगा, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का कर्व कैसे होगा। एक केस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा केस है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें हीट क्या होगी आपका रिलीज होगी, ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें हीट क्या होगी आपकी एब्जॉर्ब होगी, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव एक केस में और डेल्टा एच पॉजिटिव। राइट नाउ जो मैं कर्व बना रहा हूँ बेटा उसमें मैं मान के चल रहा हूँ, है ना, नॉट लगा दो कि डेल्टा एच नॉट दोनों का पॉजिटिव है, अदरवाइज इसके भी, अभी जो मैं दो कर्व बना रहा हूँ दोनों में डेल्टा एच नॉट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, अदरवाइज इसके भी दो केस बन जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को याद करो, केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है, लिंक करके चैप्टर्स को जितना समझोगे पढ़ोगे उतना आप ही को मज़ा आएगा, है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर मैं याद कराने की कोशिश करूं, हमने बोला था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट हाई टेम्परेचर, बोला था, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट लो टेम्परेचर। मतलब इनडायरेक्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये चीज़ हम केमिकल काइनेटिक्स में भी बात करते हैं बेटा, जब आरएनएस इक्वेशन से प्रूव करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। ये ग्राफ उसी का रिफ्लेक्शन शो करेगा यहाँ पर आपका, कि फर्स्ट ग्राफ अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा ना, तो आप खुद देख सकते हो एक्सो का मतलब, अच्छा मैंने साइन उल्टा लिख दिया है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, बोला सही था, साइन उल्टा है, एक्सो का डेल्टा एच नेगेटिव जबकि एंडो का पॉजिटिव, ठीक है ना।
तो अब ये नेगेटिव बेटा, तो ये नेगेटिव पहले से है और डेल्टा एच नॉट भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस कर्व का, ये जो पहला कर्व मैं बना रहा हूँ, इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच नॉट का मैंने पॉजिटिव बोल दिया है, तो इसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। ध्यान देना, मैंने बार बार बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स में तो मैथमेटिक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ग्राफ काफ़ी स्ट्रांगली समझ में आने चाहिए बेटा, है ना। और इसी साल मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आया ही है। तो एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का कर्व बनाने का मतलब, आप इसे y मान लो, इसे x मान लो, तो इट इज़ y = c + mx टाइप का ग्राफ है। ठीक है ना, ये बताना मैं भूल गया था, हालांकि इतना खैर आपको आता होगा। तो इट इज़ ए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसमें आपका m स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो ये कर्व कुछ किस तरह से रहेगा, ये कर्व कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आप देख भी सकते हो जो रिज़ल्ट मैंने लिखा है वो जस्टिफाई हो रहा है। 1/t बढ़ने का मतलब आगे जाने, इस तरह से आगे जा रहे हो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 1/t बढ़ने का मतलब है ऑब्वियसली टेम्परेचर का क्या होना, कम होना। तो टेम्परेचर आपका जो है वो कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बढ़ रही है ऊपर जाने का मतलब। ठीक है, और एल एन के इक्विलिब्रियम का बढ़ने का मतलब के इक्विलिब्रियम भी बढ़ रहा है। तो हमें पता ही है बेटा कि एक्सो आर बेस्ट सुटेबल एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है, दैट मीन टेम्परेचर घटाने पर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं तो ये जो भी इंटरसेप्ट होगा आपका, अगर इसकी वैल्यू दे दे तो इससे आप अपनी रिएक्शन का, ठीक है ना, क्या निकाल सकते हो, एंट्रोपी चेंज। और अगर वो आपको स्लोप दे दे बेटा थीटा, तो इससे आप अपनी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे वाले ग्राफ में आए, डेल्टा एच नॉट को तो आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो अब इसका स्लोप होगा नेगेटिव। ठीक है, बट डेल्टा एच नॉट को पॉजिटिव माना है, मतलब इंटरसेप्ट अभी भी इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो कर्व होगा दैट विल बी लाइक दिस, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा, इससे भी आप देख सकते हो बेटा, थीटा यहाँ पर जो मैंने बनाया है वो एक्यूट एंगल बनाया है, और 10 < 90 पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एच नॉट का साइन नेगेटिव आएगा। बट यहाँ का अगर आपने स्लोप की बात करी थीटा, तो ये थीटा > 90 है, और थीटा > 90 होने का मतलब इसका जो स्लोप होगा वो आपका मतलब 10 जो होगा वो नेगेटिव होगा, और फिर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर से कंपेयर करोगे तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव आएगा। तो ये भी वो क्वेश्चन है बेटा जो खूब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लस सामने जो खड़ा है बेटा वो अपने 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा है कि नहीं कर पाता है बच्चा इन क्वेश्चंस को भी, छोटे छोटे। ठीक है, मैं अबव एवरेज बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं मीडियम लेवल के बच्चों की, एवरेज बिलो एवरेज दोनों ही नहीं कर पाते। एवरेज बच्चे भी कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हम लोग स्लो एंड स्टडी पेस से चल रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इसके 2 वर्जन और बन सकते थे, उनमें मैं टाइम कोटी नहीं करूँगा, जैसे यहाँ मैंने बोला 3 वर्जन है, इसके 2 वर्जन और क्या बनते कि अगर आपने डेल्टा एस नॉट को नेगेटिव लिया होता तो फिर ये कर्व पहला वाला नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाता है, और ये वाला कर्व भी नीचे से नीचे की तरफ जाता है ऐसे। ठीक है, तो वो तो आप इतना मैथमेटिक्स वाले हो, आप कर सकते हो। अब अगर वेरिएशन विथ टेम्परेचर देखें बेटा, ठीक है ना, ये तो एक फॉर्मूला बन गया, तो उसमें हमें, आपको याद हो तो मैंने एक छोटा सा सब टॉपिक अभी छुड़ा दिया था, हालांकि वो नेक्स्ट क्लास में होपफुली हमारा लास्ट सेशन होगा, कुछ 2-4 क्वेश्चंस में इसके ऊपर बताऊंगा और उस टॉपिक को भी कवर कर लूँगा, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी चेंज विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज विथ टेम्परेचर। तो है ना, ये मैंने बोला था आपसे ना कि ये थोड़ी सी बाहर की चीज़ें हैं, इसलिए क्योंकि जेई में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें उसने करवाया हो, बट यहाँ पे जो मैं करने जा रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कि डेल्टा एस नॉट एंड डेल्टा एच नॉट आर assumed to be independent from temperature। ठीक है, unless otherwise mentioned,
आपको डेल्टा जी नॉट डेल्टा एस नॉट दोनों को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान के चलना है। ये एक फिक्स रूल है आपका, ठीक है, दोनों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान के चलो। बट डेल्टा जी नॉट नहीं बेटा, बी केयरफुल, है ना। आप बोलोगे सर दोनों इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा जी नॉट भी हो गया, नहीं, डेल्टा जी नॉट तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों भले अलग अलग हों, मतलब ये दोनों भले सेम रह जाए, बट टी अलग अलग होने से दो अलग अलग टेम्परेचर पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको हमेशा अलग अलग ही मिलेगी। और वो अलग अलग मिलने का मतलब ही हो गया कि डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी करता है, ठीक है ना। हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन काइनेटिक्स में भी इसे पढ़ चुके हैं, तब दूसरे तरीके से पढ़ा था बेटा, तब के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड के तरीके से पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट बढ़ा, बैकवर्ड का भी बढ़ा, बट परसेंटेज चेंज फॉरवर्ड में ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने एक रूल बोला था कि रिएक्शंस हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर मोर सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा काइनेटिक्स में है ना, ग्राफ तो नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही देता हूँ बेटा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऐसा कर्व होता है, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था बेटा, और ये जो था वो था क्या आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा होने का मतलब ही है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होगी फॉर टेम्परेचर चेंज। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाते ही के एफ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा तो के बी भी बेटा, के एफ भी बढ़ रहा है। काइनेटिक्स के टर्म्स में के इक्विलिब्रियम इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, के बैकवर्ड भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, बट परसेंटेज चेंज फॉरवर्ड में खूब ज़्यादा होगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन के एफ इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन के बी, इसलिए नेट डिनोमिनेटर जो है वो रिलेटिवली छोटा हो जाएगा पहले से एज़ कम्पेयर टू किसके, मतलब बढ़ेगा ये भी बेटा, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, बट नेट वैल्यू पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगी। इस वजह से बोला जाता है, ये केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। अब अदरवाइज़ यहाँ से देखोगे तो सीधे सीधे अगर आपका टेम्परेचर T1 है तो उस पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को मान लो मैं K1 मान ले रहा हूँ, तो हम फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे ln ऑफ K1 इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट बाई आर। इसलिए पहले ही मैंने एजम्पशन लिख लिया है कि हम डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एच नॉट को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने पर मैंने केवल के को चेंज करा है ना, माइनस, अब मैं माइनस ही लिख दे रहा हूँ बेटा, डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/T1, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट सिचुएशन। अब मैं आ जाऊँ बेटा सेकेंड सिचुएशन में कि अगर टेम्परेचर T इक्वल्स टू T2 हुआ तो के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका K2, और तब हम लोग बोलेंगे ln ऑफ K2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर और 1/T2, ठीक है। अगर मैं 2 को 1 में से माइनस कर दे रहा हूँ, 2 को 1 में से माइनस करा तो क्या मिलेगा मुझे, LHS साइड मिला मुझे ln K2 माइनस ln K1, RHS साइड मिला मुझे डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/T2, और माइनस करा हमने डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/T1। ये और ये टर्म साफ साफ दिख रही बेटा, कैंसिल हो गई, ठीक है ना। ln K2 माइनस K1 को हम लोग ln A माइनस ln B का फॉर्मूला लगा दें तो इट इज़ ln ऑफ K2 बाई K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बाई आर, भी दोनों में कॉमन है, बचा क्या, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया क्या आपका प्लस, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। होपफुली आपको याद आई गया होगा बेटा, ये काइनेटिक्स में भी फॉर्मूला लिखा गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी लिखा गया है, और जेई में ट्रेंड चल भी रहा है कि हर अल्टरनेट ईयर इस फॉर्मूले को यूज़ करवाता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा कभी आर की वैल्यू को रखने में गड़बड़ करेगा, कभी प्लस माइनस में गड़बड़ करेगा, कभी लॉग निकालने में गड़बड़ करेगा। उसे वो क्वेश्चन देने हैं बेटा जो उसे पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ पे गड़बड़ कर सकता है,
ठीक है। अबव एवरेज की बातें नहीं करें बेटा, वो तो इतने शार्प होते हैं कि उनसे इस तरह की चीज़ों में कहीं गड़बड़ नहीं होती। एवरेज में भी जो बच्चे एवरेज भी होते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त आधे तो गड़बड़ी कर ही देते, ठीक है। तो इसमें भी केयरफुल रहना कि अगर डेल्टा एच नॉट एनर्जी वाली चीज़ें चल रही हैं, अगर डेल्टा एच नॉट कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 रखोगे, और डेल्टा एच नॉट जूल में है तो आर की वैल्यू 25/3 रखोगे, ठीक है। और अगर आप इसी को लॉग में बदल देते हो तो log ऑफ K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच। ln x और log x में क्या रिलेशन है सबको पता होगा, ठीक है। ln x इज़ 2.303 log x, तो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। जब भी फिज़िकल केमिस्ट्री में दो टेम्परेचर आ जाए बेटा, जब भी दो टेम्परेचर आ जाए और उसके बाद अगर कोई भी चीज़ पूछ रहा है कि नया रेट कांस्टेंट बताओ, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, ध्यान देना ये फार्मूला काइनेटिक्स में भी आया था, बट काइनेटिक्स में दो फार्मूले आए थे ऐसे। एक में डेल्टा एच नॉट की जगह ई था, याद कुछ तो रहा होगा ज़रूर आपको, है ना। अगर काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, आप नहीं पढ़ी है तो कम से कम ये स्टेटमेंट सुन लेना, वहाँ पर जब भी पढ़ें तो ध्यान रखना। तब वहाँ पर ई आ रहा था बेटा, और ई अगर आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर आ रही है, तब ये रेट कांस्टेंट होता है। तो सिंबल तो दोनों का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी सिंबल के है, रेट कांस्टेंट का भी सिंबल के है, ठीक है। अगर ई आ रहा है ऊपर, क्योंकि उसका डेरिवेशन उसकी ज़रूरत, तो यहाँ पर कहीं एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं हुई है बेटा, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने कर दिया है। तो अगर ऊपर ई है तब फार्मूला तो यही रहता है, बट वो के रेट कांस्टेंट हो जाता है, और अगर डेल्टा एच है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अब ये फार्मूला कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के सी, के पी, वेपर प्रेशर, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू, ठीक है ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट के एफ, डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी, हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट के एच, सब जगह आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। के सी के पी यूज़ होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वी पी यूज़ होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन में, के बी, के एस पी, के डब्ल्यू यूज़ होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। के एफ, के डी आपका, ठीक है ना, आप बोल सकते हो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट, किसी कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इतनी जगहों के लिए ये आपका एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा एच दिखाई दे जाए, एक टेम्परेचर पर एक वैल्यू गिवन हो और नए टेम्परेचर पर पूछ रहा हो, ठीक है, या उल्टे टाइप के कि दो कांस्टेंट दिख जाए, दो टेम्परेचर दिख जाए, डेल्टा एच पूछे, यही इकलौता एक यूनिवर्सल फार्मूला है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। टेम्परेचर वेरिएशन के दो ही फार्मूले हैं बेटा, एक आपके सामने जो लिखा हुआ है, दूसरा अगर रेट कांस्टेंट होता तो एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों के फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस अपीयरेंस में एक बार एंथैल्पी आता है, एक बार आपका एक्टिवेशन एनर्जी आता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें, 2 मिनट में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो लास्ट और फाइनल चीज़ जो थ्योरी की है ना, अगले सेशन अभी एक और लेंगे हम लोग, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, बट और साथ में थ्योरी का जो थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो मैंने बोल ही दिया है, वो है एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट वो ऐसा जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा। तो इसलिए आप मान सकते हो कि एक तरह से आज हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, और काफ़ी लंबा चला है, और चला इसलिए क्योंकि चीज़ें ही उतनी ज़्यादा समझाने लायक थी बेटा, ठीक है। लास्ट और फाइनल चीज़ है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी। जैसे हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी देखा था, है ना, जैसे हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी देखा था, मतलब ओरली बोला है, एंट्रोपी का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखा भी है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो बेटा एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी में ही होता है बच्चों को, इसलिए इनको पूरा बाकायदा लिख के मैं समझा रहा हूँ। बट इंटरनल एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस कि साइंटिस्ट को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमने बार बार बोला था कि हर बार साइंटिस्ट को Q+W का सम 0 मिल रहा था, तो इसका मतलब उन्होंने डिसाइड करा कि ये पक्का कोई आपका स्टेट फंक्शन है, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q+W 0 मिला,
उस फंक्शन को ही उन्होंने नाम दे दिया इंटरनल एनर्जी कि Q प्लस W का सम ज़ीरो होने का मतलब क्या है? Q अगर कुछ प्रोसेस में सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, फिर उसने अगली प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो होने का मतलब क्या है? मान लीजिए A से B में एब्जॉर्ब करी तो B से C में रिलीज़ करी, C से D में एब्जॉर्ब करी, D से A में रिलीज़ करी, इस तरह का कुछ। तो एक बार क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो डेरिवेशन करा था मैंने, ध्यान दीजिए कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 थी, उसको आपने Q अमाउंट ऑफ हीट दी तो नई एनर्जी U1 प्लस Q हो गई। तो इसका मतलब एक बार इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है, नेट सम दोनों का साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो गया। तो इसलिए उन्होंने उसे नाम दे दिया इंटरनल एनर्जी। और बाद में प्रूव हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाली हीट एक्सचेंजेस जो होती हैं वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। फिर उन्हें एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ी। सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी क्या था कि इट टेक्स इनटू अकाउंट द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस। तो एंथैल्पी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि केमिस्ट्री में ज़्यादातर काम कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। फिर उन्हें एंट्रोपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो एनर्जी क्राइटेरिया से स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और फिर एंट्रोपी क्राइटेरिया में उनको डेल्टा एस सराउंडिंग को निकालने में दिक्कत आई, तो उन्होंने गिब्स एनर्जी को इंट्रोड्यूस करा। तो आखिरी पार्ट जो इम्पॉर्टेंट भी है अपने आप में कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी। What is the physical significance of Gibbs energy? ठीक है, देखिए सिंपल सा अगर हम लोग पहले जनरल वर्ड्स में बोले बेटा, G इक्वल्स टू H माइनस TS, ठीक है। इसमें H तो है आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है। T इंटू एस, देख है ना, ध्यान देना, बच्चा फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन पढ़ता है बेटा, बट केमिस्ट्री में उसे अप्लाई नहीं कर पाता उतना इफेक्टिवली, ठीक है ना। ये डायमेंशनली सब ये एनर्जी है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका मतलब TS भी एनर्जी होगा, सब एनर्जी वाली टर्म से। और वैसे भी आपको पता है कि S इक्वल्स टू क्या होता है, S इक्वल्स टू Q/T होता है, ठीक है ना। और अगर S इक्वल्स टू Q/T है तो Q इक्वल्स टू TS, तो ये भी एनर्जी टर्म है Q। बट ये कौन सी एनर्जी है बेटा? एंट्रोपी वाली जो एनर्जी होती है वो यूजलेस एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो हमने देखा था कि कोई भी हीट इंजन जितनी हीट उससे एब्जॉर्ब, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है, उसे पूरी तरह से वर्क में यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो कुछ एनर्जी वेस्ट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। वो रिलीज एनर्जी ही अनअवेलेबल एनर्जी है, वो यूजलेस एनर्जी है, वही एंट्रोपी थी, उसी ने एंट्रोपी को बढ़ाने का, रैंडमनेस को बढ़ाने का काम करा है। तो दिस इज़ ए यूजलेस एनर्जी। तो इसका मतलब अगर आपके पास टोटल एनर्जी मान लो 1000 जूल है, उसमें से आपने 200 जूल एनर्जी वेस्ट कर दी, बची कितनी 800, तो उस 800 जूल से क्या करा आपने, कुछ काम ही करा होगा बेटा। तो बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स है कि ये आपको यूज़फुल एनर्जी के बारे में आइडिया देता है। ये आपको आइडिया देता है किसके बारे में, आपके सिस्टम से अवेलेबल यूज़फुल एनर्जी को। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ के लिए मैं लिखूँगा फ्लॉट। 2 मिनट का प्रूफ है। पहले तो एक रफ आइडिया मैंने बता दिया है। फ्लॉट था du इक्वल्स टू dq प्लस dw था, बट ध्यान देना कि अभी तक हमने, है ना, जब तक फ्लॉट पहले पढ़ा था तब तक ये जो dw था ये केवल PV वर्क था, याद करो, प्रेशर वॉल्यूम ही तो वर्क था और कोई वर्क आप काउंट ही नहीं कर रहे थे बेटा, ठीक है। बट अब अगर आपने गिब्स एनर्जी के बारे में बात कर दिया है तो वर्क भी 2 तरह का बेटा, एक मैकेनिक, एक PV वर्क होता है, एक नॉन PV वर्क। तो dw, अब इसको मैं, क्योंकि हमें तो टोटल वर्क लेना है बेटा, dw PV और dw नॉन PV, ठीक है, इसको लिखा। अब मैंने क्या करा इसके बाद, ठीक है, du, हमें यूज़फुल एनर्जी, भैया यूज़फुल एनर्जी की बात करना है। बेसिकली नॉन PV वर्क ही यूज़फुल वर्क होता है, जो प्रेशर वॉल्यूम के अलावा जो भी वर्क है वही यूज़फुल वर्क होता है। तो मैंने ऐसे du माइनस dw, सॉरी माइनस, हाँ चलो dw लिख दिया तो लिख दिया, PV प्लस, सॉरी
माइनस डी क्यू, इन दोनों टर्म को इधर ले जाओ, दैट विल बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। फिर अब मैंने पी वी वर्क क्या होता है आपका माइनस ऑफ पी डी वी, उसे लिख दिया, तो ये माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस पी डी वी हो गया, माइनस डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी, है ना। तो मैंने कुछ नहीं करा है, डी डब्ल्यू पी वी की जगह माइनस पी डी वी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ध्यान देना कि हम लोग वापस बेटा कंडीशन डाल रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, और साथ ही साथ फॉर आर टी, मतलब कौन सी प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल। ये सब कंडीशन एक साथ में डाल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, देखो मैं डी यू प्लस पी डी वी को डी ऑफ यू प्लस पी वी लिख सकता हूँ। ध्यान दो वेरिएबल्स के सम का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हो, पहले का डिफ्रेंशिएशन डी यू प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन डी ऑफ पी वी। अब डी ऑफ पी वी, दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखोगे, डी ऑफ पी वी पहले भी काफ़ी बार लिख चुके हैं, पी डी वी प्लस वी डी पी। बट अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया बेटा तो वी डी पी वाला टर्म ज़ीरो हो गया, तो डी ऑफ यू प्लस पी वी का मीनिंग यही बचा, ठीक है ना। साथ ही साथ अब कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों डाला है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। डी क्यू को अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं टी डी एस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है, मैंने बार बार आपसे बोला ही बेटा कि डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी इज़ ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इज़ इट क्लियर, इट इज़ इक्वल्स टू डी डब्ल्यू ऑफ नॉन पी वी। अब u प्लस पी वी किसके बराबर होता है, h के बराबर, कि हमें ये भी पता है कि h इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो मैंने इसे डी एच माइनस टी डी एस इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी लिखा, और फिर मैंने इसे भी h माइनस टी एस लिख दिया। क्यों, वापस वही दो वेरिएबल्स के डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स के डिफ्रेंशिएशन, माइनस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी ऑफ एच पहली टर्म माइनस डी ऑफ टी एस, और डी ऑफ टी एस फिर से किसके बराबर होगा बेटा, इट विल बी एस डी टी प्लस टी डी एस। बट आपने ऊपर ही कंडीशन डाल दी है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एस डी टी वाली टर्म ज़ीरो हो गई, केवल टी डी एस वाली बची, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। और हमें पता है कि जी जो होता है, जो मैथमेटिकल फंक्शन है जिसे गिब्स ने इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज़ एच माइनस टी एस। तो मतलब ये हो गया डी जी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी, डी जी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। मतलब यहाँ से हमें पता पड़ रहा है बेटा कि डिक्रीज़ इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब डिक्रीज़ वर्ड क्यों बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है तो हमने बोल ही दिया है, प्रोसेस होने का मतलब ही डेल्टा जी का नेगेटिव होना, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और इसका मतलब जी का कम होना। तो इस वजह से ये फाइनल और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी डिनोट्स, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी डिनोट्स यूज़फुल वर्क। ऊपर जो मैंने थ्योरेटिकली बोल दिया था बेटा लिखते थे, उसका इतना लंबा ये डेरिवेशन है ना। डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी डिनोट्स यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है बेटा। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी आपसे बोल रहा है यूजफुल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, क्वेश्चन हैं बेटा, टफ क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। डेल जी डेल एस अगर दोनों की वैल्यू देकर बोल रहा है यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम बताओ, तो आपको इनडायरेक्टली केवल डेल्टा जी की ही वैल्यू निकालनी है। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा इससे करके उसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज का सेशन ओवरऑल गिब्स एनर्जी मैंने बोला ही था ना कि है छोटा, नाम छोटे हैं, है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी है। 2 क्लासेस में हमारा पिछले सेशन आज का सेशन मिला के ख़त्म भी हो गया है। बट जितनी भी चीज़ें गिब्स एनर्जी की बताई गई बेटा, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टुडेज कंटेक्स्ट ऑफ जेई एडवांस। जेई एडवांस में आजकल का ट्रेंड है डेल जी और डेल एस के ऊपर, वो आपको खूब ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग टर्म्स तो हैं बेटा, फील नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे, और उस फील को दिलाने के लिए ही हमें थोड़ा समय लगा है बेटा, ठीक है ना। 4-5 घंटे मुझे ओवरऑल पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा लग गए होंगे, आई कैन एज्यूम दैट, जो मुझे लग रहा है। बट वो इसलिए भी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स उससे ज़्यादा क्लियर हुए हैं,
ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन भी होगा होपफुली। एंड टिल देन गुड बाय।